नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास युवा सांसद श्रेया का पार्ट फर्स्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ मिल जाएंगी। सुबह के 8 बज रहे हैं। बाहर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अभी 5 दिन और बारिश के संकेत दिए हैं, इसलिए कलेक्टर द्वारा सभी स्कूल व कॉलेज की छुट्टी रखी गई है। रूपाली के पति दीपक कॉलेज में प्रोफेसर हैं व बेटी बेहान, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, उसका भी स्कूल बंद। आज सिर्फ रूपाली को काम पर जाना है। वह न्यूज़ चैनल समय चक्र में सीनियर न्यूज एंकर है। यह सफलता उसने 10 साल की कड़ी मेहनत से पाई है। ससुर का देहांत हुए 2 साल हो गए हैं। तब से सास अकेली घर में रहती है। 10 बजे तक सब घर से चले जाते हैं। देवर, जिसका नाम समीर है, LLM के लास्ट ईयर में है। सबकी छुट्टी है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। रूपाली को हल्की सर्दी भी है, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडक महसूस हो रही है उसको। सबकी छुट्टी है, इसलिए नाश्ते में पाव भाजी की फरमाइश हो गई थी। तीनों की कल रात ही। रूपाली ने पाव भाजी बनाते हुए अपने पति दीपक को आवाज़ दी। किचन से उसका बेडरूम लगा ही था। दीपक, उठ भी जाओ यार, पिछले 1 घंटे से जगा रही हूँ। मेरी पाव भाजी भी बन गई। ठंडी करके खाओगे, फिर कहोगे अच्छी नहीं बनी थी। जल्दी उठो और जाकर उन दोनों को भी जगाओ। आज छुट्टी है तो क्या सारे दिन सोते ही रहना है सबको? रूपाली की सास वसुंधरा अपना जाप करने में लगी थी। ये शोर उन्हें खल रहा था। उन्होंने मंदिर में पूजा की घंटी बजाकर रूपाली को शांत रहने का संकेत किया, तो रूपाली को शांत होना पड़ा, वरना वह थोड़ा और बड़बड़ाती। उसने पाव भाजी को चक्कर देखा, फिर घड़ी देखी। 7:15 बज रहे थे। अभी तक उसकी मेड शीला नहीं आई थी। रसोई के सारे बर्तन जूठे हो गए थे। रूपाली ने बेडरूम में जाकर अपना फ़ोन उठाकर शीला को कॉल लगाते हुए दीपक की चादर खींचकर साइड कर दी, तो दीपक उठकर बैठ गया और रूपाली को घूरने लगा। तब तक शीला ने कॉल उठा ली थी। उसके हेलो बोलते ही रूपाली बोल पड़ी। कहाँ हो शीला दी, कब तक आ रही हो? आप 8:20 हो गए। मैडम, आज नहीं आ पाऊंगी। कल इतनी तेज बारिश हुई रात को, सारे घर में छत से पानी टपका है, जिस कारण सारी रात सो नहीं पाया कोई। अभी भी घर में पानी भरा हुआ है, बहुत लीकेज हुआ है। कल एकदम धार लगी थी पानी की घर के अंदर। पति को पैसे दी थी चूना सतरवाने को, तो दारू पीकर उड़ा दिया। मुन्नी को हल्का हल्का बुखार आ रहा है 4 दिन से। कल तो कुछ खाना नहीं खाई है। आज उसको हॉस्पिटल ले जाने की सोच रही हूँ, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगी मैडम। उधर से शीला एकदम बिना सांस लिए बोलती गई। सारी रात परेशान हुई तो गुस्सा में थी ही। रूपाली कुछ बोलने को थी कि शीला फिर बोल पड़ी। प्लीज मैडम, मेरी मजबूरी समझिए। अब शीला क्या कहती? ठीक है, मुन्नी को हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। पति के भरोसे भेज नहीं सकती। वह उसकी दवा के पैसों की दारू पी जाएगा। और यह कह रूपाली ने फ़ोन काट दिया। रूपाली को चिंतित देख दीपक ने पूछा, क्या हुआ? तो रूपाली उसे सारी बात बताई, अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए। दीपक वहीं पलंग पर बैठा था। जब रूपाली वहां से जाने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और अपने गोद में बैठा लिया। रूपाली चिल्लाई, क्या है ये दीपक? तो दीपक कान के पास अपना मुंह लेकर आया और बोला, सबकी छुट्टी है, तुम भी छुट्टी ले लो ना। देखो, मुझे भी बुखार है। ऐसा बोलकर उसकी गर्दन पर हल्का से किस कर दिया। वह मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, हमें ठंड भी लग रही है, लगता है मलेरिया हो गया है। रूपाली ने खुद को दीपक की बाहों से छुड़ाया और खड़ी होते हुए बोली, आपको मलेरिया नहीं, लवेरिया हुआ है साहब, जिसकी कोई दवा नहीं। दीपक बेड से उठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, दवा तो मेरे सामने है और कोई दवा की जरूरत नहीं। अब रूपाली थोड़ी सख्त होकर अपना हाथ छोड़कर बोली, 8:30 बज गए हैं। 9 बजे ऑफिस की गाड़ी आ जाएगी लेने। अभी तैयार होना है, नाश्ता करना है। मैंने पाव भाजी बना दी है। शीला आ नहीं रही है।
मैं अकेले क्या क्या करेंगी, आप दोनों भाई भी उनकी हेल्प करवाना व एंजॉय करना। यह कहते हुए उसे एक छींक आ गई तो दीपक ने कहा, तुम्हें सर्दी है, बाहर ठंडी हवा लगने से और बढ़ जाएगी, मत जाओ। रूपाली ने सोचा, घर पर इतना काम पड़ा है तो मम्मी को भी गुस्सा आएगी जब पता चलेगा कि शीला दी नहीं आ रही है। उसने सर से बात कर छुट्टी लेने के लिए फ़ोन उठाया ही है कि उसके सर का ही कॉल आ गया। सर जरूरी काम होने पर ही कॉल करते हैं, जरूरी काम है मतलब छुट्टी का कहना बेकार है। उसने दीपक की ओर फ़ोन कर दिखाया कि सर का कॉल आ रहा है। दीपक भी समझ गया कि अब तो छुट्टी कैंसिल 100%। उसने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, फूटी किस्मत हमारी, अब छुट्टी में घर पर बर्तन साफ करो बैठकर। रूपाली ने कॉल उठाकर गुड मॉर्निंग सर कहा और उधर से खन्ना जी, उसके न्यूज़ चैनल के हेड, ने गुड मॉर्निंग, अभी की न्यूज़ देखी क्या रूपाली? यहाँ से रूपाली ने नहीं में जवाब दिया तो उन्होंने कहा, टीवी चालू कर देखो और जल्दी से तैयार होकर वहाँ पहुँचो। यह कह उन्होंने फ़ोन काट दिया। रूपाली तुरंत हॉल में जाकर टीवी चालू की। न्यूज़ चैनल लगा ही था, कोई दूसरा उसका नहीं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, सबसे कम उम्र की सांसद श्रेया जाटव पर जानलेवा हमला, मेमोरियल हॉस्पिटल में जिंदगी व मौत के बीच उनकी जंग जारी है। न्यूज देख ही रहे थे दोनों कि रूपाली को लेने ऑफिस की गाड़ी पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो रूपाली ने जल्दी से कपड़े बदले और अपना मेकअप वाला बैग, पर्स व मोबाइल उठाया। बाय दीपक, आज संभाल लेना, बोलकर जाने लगी। दीपक को याद आया कि उसने अपना इन्हेलर नहीं रखा होगा। मौसम खराब व उसे सर्दी भी है तो इन्हेलर की जरूरत पड़ सकती है। दमा ऐसे ही समय पर बढ़ता है। दीपक जल्दी से बेडरूम में जाकर इन्हेलर उठाकर लाया व दौड़कर रूपाली के नीचे पहुंचने तक वह भी नीचे पहुंचा व उसे इन्हेलर देकर बोला, अपना ख्याल रखना और छोटे को फोन कर तुम ही कह देना हेल्प करवाने की, वह तुम्हारी ही बात मानता है। मैं या माँ तो कहते रहेंगे, वह सुनेगा ही नहीं। रूपाली ने ओके बोलकर अपना सामान सीट पर रखा व खुद बैठकर दीपक को बाय किया, फिर अपना मेकअप करने लगी। जब भी वह तैयार नहीं हो पाती थी तो गाड़ी में ही मेकअप करती थी। यह उसके या ड्राइवर के लिए नई बात नहीं थी। रूपाली न्यूज ज़्यादा देख नहीं पाई थी तो उसने ड्राइवर को न्यूज चैनल लगाने को बोला और उसे सुनते हुए अपना मेकअप किया। उसके बाद अपने देवर को कॉल किया। समीर अभी सो ही रहा था। मोबाइल की रिंग से ही उसकी नींद खुली। स्क्रीन पर मेरी भाभी सो हो रहा था। उसने घड़ी की तरफ समीर अभी सो ही रहा था। मोबाइल की रिंग से ही उसकी नींद खुली। स्क्रीन पर मेरी भाभी सो हो रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह सुबह भाभी क्यों कॉल कर रही है? कॉल उठाकर तुरंत बोला, भाभी आप सही तो हैं, कहाँ हैं? रूपाली बोली, मैं ठीक हूँ छोटे, काम पर जा रही हूँ। आज शीला दी नहीं आ रही हैं। कल बताया नहीं, आज 8:20 पर जब मैंने कॉल किया तब बताया कि बेटी को बुखार है इसलिए नहीं आ रही। तो मैं कोई काम नहीं कर पाई। पहले पता होता तो 1 घंटा पहले उठकर सब कर लेती। अब आप बा भैया दोनों मम्मी की हेल्प करवा लेना। मैंने पाव भाजी बना दी है, जल्दी उठकर खा लेना व बिहान को खिला देना अच्छे से, समीर ने कहा। ठीक है भाभी, आपने नाश्ता किया? अब रूपाली को याद आया कि ना ही नाश्ता किया ना ही टिफिन रखा। उसे दीपक के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने समीर को जवाब दिया, ना ही नाश्ता कर पाई ना ही टिफिन रख पाई, अभी रखती हूँ, मुझे कैमरामैन व स्वीटी को भी कॉल करना है, बाय। समीर उठकर हॉल से होते हुए बाथरूम जा रहा था। हॉल में दीपक टीवी देख रहा था तो वह उसके पास से होते हुए कह गया, भाभी आपका रोज टिफिन रखती हैं, एक दिन आप उनका टिफिन नहीं रख सके? दीपक को तो ऊपर आते ही याद आ गया था कि ना रूपाली नाश्ता कर पाई ना ही टिफिन ले गई, पर अब करता क्या? समीर की बात भी सही, इसलिए दीपक चुपचाप सुन लिया, कुछ बोला नहीं। बिहान को उठाकर उसका ध्यान रख लूं, वरना अभी बिहान फिर लेक्चर देने लगेगा। यह सोच दीपक बिहान को जगाने उसके रूम में चला गया। माँ चाय बना रही थी। रूपाली ने अपने कैमरामैन अमर को कॉल किया। हेलो अमर, कहाँ हो तुम?
मैम, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, आप कहाँ हैं? अमन ने जवाब दिया, जिसे सुन रूपाली को थोड़ी राहत मिली और उसने कहा, मैं रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, तब तक तुम जगह देखो कहाँ कैसा है। अमन ने ठीक है मैम कहकर कॉल काट दिया। रूपाली ने फिर अपने असिस्टेंट स्वीटी को कॉल किया, वो भी हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो रूपाली ने ड्राइवर से कहा, दादा जल्दी चलाओ ना, सब पहुँच गए हैं, मेरा ही वेट कर रहे हैं। ड्राइवर ने जवाब में कहा, क्या करूं मैडम, यहाँ रोड पर पानी ही इतना भरा है कि स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता, आप खुद ड्राइव करती हैं, समझ सकती हैं। यह सुन रूपाली ने मिरर नीचे नीचे देखा, सच में 2 फीट तक पानी भरा था। अभी भी मध्यम वर्षा हो ही रही थी। रूपाली ने जब मिरर खोला तब गाड़ी एक होटल के सामने से गुजर रही थी। खाने की खुशबू ने उसकी भूख को जगा दिया, लेकिन जल्दी जाना था, समय नहीं था, वरना यहीं गाड़ी रुकवा कर खा लेती। अपना फोकस खाने से हटाकर रूपाली ने अपने काम की ओर किया। मात्र 23 साल की सांसद बनी श्रेया जाटव बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रही है। रूपाली उनका उस टाइम लगभग 1-1.5 साल पहले उनका इंटरव्यू ली थी, जो उनका पहला इंटरव्यू था, बहुत वायरल भी हुआ था। रूपाली व श्रेया की एक अच्छी बॉन्डिंग नजर आई थी उसमें। ऐसा लग रहा था लोगों को कि दोनों अच्छी फ्रेंड हैं, जबकि दोनों पहली बार मिल रही थी। लेकिन रूपाली का चंचल स्वभाव में श्रेया भी बहुत कंफर्ट हो गई थी और खुलकर बात कर रही थी। इस इंटरव्यू में रूपाली से श्रेया उम्र में छोटी थी। दोनों बनारस के एक ही कॉलेज की स्टूडेंट रही थी। रूपाली का मायका था तो वह श्रेया से बनारस की गलियों का राज व अन्य चीज़ों पर बहुत बार कर रही थी, जो श्रेया को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह मुंबई की होकर बनारस पढ़ने गई थी, क्योंकि वहाँ उसका ननिहाल था। बहुत पसंद है श्रेया को बनारस का भोलापन। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर उसने जो पल बनारस में बिताए हैं, वह उसके यादगार पल हैं। उन पर बातें करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए यह इंटरव्यू देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ही रूपाली का प्रमोशन भी हुआ था। सब ने उसे बधाई दी थी। जिसे हम एक नॉर्मल इंटरव्यू की तरह कर रहे थे, वह शूट होते ही इतना वायरल होगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब रूपाली से यही उम्मीद की जाने लगी थी कि वह ऐसे ही इंटरव्यू देगी, पर जब सामने एक उम्रदराज व अति सम्मानित माननीय महोदय होंगे तो वह जोश कैसे आ सकता था, वह रूपाली हंसी मजाक कैसे कर सकती थी। अमर ने जैसे तैसे वहाँ हॉस्पिटल की भीड़ भाड़ में अपने लिए जगह बनाई और कैमरा सेट किया। वह स्वीटी को बुला, मैम को कॉल करो, कब तक आ रही हैं? स्वीटी, हाँ मेरी स्पीच भी तैयार हो गई है, पेन बंद करते हुए बोली। फिर पेन कागज साइड रखकर मोबाइल निकालती है और रूपाली आ जाती है। रूपाली, सॉरी यार, वो रास्ते जाम होने के कारण लॉन्ग रास्ते से आना पड़ा तो देर हो गई। तुम लोग रेडी हो? दोनों ने एक साथ यस मैम कहा। वह स्वीटी ने कागज मैम को देकर कहा, इसे एक बार पढ़ लीजिए। रूपाली ने कागज लेकर जल्दी से पढ़ा। अमन को कैमरा ऑन करने का इशारा किया और समय चक्र चैनल पर लाइव आकर न्यूज़ देने लगी। करीब 5 मिनट की रिपोर्टिंग के बाद श्रेया के रूम से डॉक्टर बाहर निकले तो सभी रिपोर्टर उनकी ओर भागकर गए, जिनमें रूपाली भी थी, और उनसे पहला सवाल पूछा गया, अब श्रेया जी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर, हम इलाज कर रहे हैं, अपना 100% देंगे और बाकी भगवान के हाथ में है। इतना कहा और तेजी से वह निकल गए। श्रेया जिस रूम में एडमिट थी उसके बाहर उसकी सारी फैमिली थी और उसके बाहर दालान में रिपोर्टर थे। वे श्रेया की फैमिली से बात करने की कोशिश में थे, लेकिन दोनों गार्ड को सख्त मना किया गया था, इसलिए वे किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कुछ समय पश्चात उस जिले के IPS अभिजीत जाट वहां मुआयना करने आते हैं तो मीडिया उन्हें भी घेर लेती है। एक रिपोर्टर, सर श्रेया जी पर हमला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बता सकते हैं? आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है? अभिजीत, ये घटना रात 1 बजे की है। श्रेया जी अपने ड्राइवर व PA के साथ एयरपोर्ट से घर आ रही थी, तब रास्ते में उन पर हमला हुआ। दूसरा रिपोर्टर, क्या उन दोनों को भी चोट आई है? अभिजीत, नहीं, वो दोनों उस समय गाड़ी से बाहर थे। रूपाली, क्यों, उन्होंने रात में गाड़ी रोकी क्यों?
और दोनों गाड़ी से बाहर क्यों गए? अभिजीत, रास्ते पर पत्थर पड़े थे जिन्हें हटाए बिना वहां से निकलना मुश्किल था। दोनों पत्थर हटा रहे थे रास्ते के। दोनों साइड पहाड़ हैं, रास्ते में पत्थर होना कोई नई बात नहीं थी। तभी अचानक से किसी ने श्रेया पर फायरिंग की और फरार हो गया। रूपाली, अब आप कैसे पकड़ेंगे? उस एरिया में तो कैमरा नहीं लगे हैं, पहाड़ी बस है, लाइट भी नहीं ज्यादा होती है। अभिजीत, वहां जाकर कोई सुराग खोजेंगे। उन दोनों के बयान बस श्रेया जी के सही होने पर उनके बयान लेंगे और फिर इसी आधार पर तहकीकात करेंगे। रिपोर्टर, तो आप कब तक पकड़ लेंगे इस हमलावर को? अभिजीत, देखिए, ये अभी बताना तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पक्का है कि हमलावर को पता था कि श्रेया जी एयरपोर्ट से घर इस रास्ते से होकर जा रही हैं रात को। रिपोर्टर, श्रेया जी उस रास्ते से गई ही क्यों, जबकि दूसरा रास्ता है उनके घर जाने का, जिस पर रात को भी आवागमन रहता है। अभिजीत, ड्राइवर का कहना है कि श्रेया जी को ये रास्ता पसंद है, वे अक्सर एयरपोर्ट इसी रास्ते से आती जाती हैं रात को। बस इतने सवालों के जवाब दे अभिजीत अंदर श्रेया की फैमिली से मिलने चला गया। अंदर श्रेया के पापा नेताजी मोहन राजपूत बड़ी बेचैनी के साथ इधर से उधर घूम रहे हैं। उनके चेहरे पर बेचैनी व गुस्सा दोनों ही बहुतायत में नजर आ रहे हैं। श्रेया की मां रुक्मणी देवी, जो एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक दबंग महिला की छवि है उनकी। पूरे समाज में वे बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। उनकी आंखें लाल हैं, बहुत रोई हैं इसलिए। इनके अलावा वहाँ श्रेया के चाचा अजीत राजपूत, चाची सविता और दिन रात नशे में डूबी रहने वाली छोटी बहन सृष्टि एक कोने में सबसे अलग शांत बैठी हुई रो रही है, और छोटा भाई जो मानसिक रूप से कमजोर है, 30 साल का हो गया है, पर दिमाग 10 साल के बच्चे जितना भी विकसित नहीं हो पाया, बोल भी नहीं पाता है। वह मोबाइल देखने में लगा हुआ है और रील्स देखकर हंस रहा है। चाची की लड़की रचना के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस वह बार बार समय देख रही है, जैसे उसकी कहीं की ट्रेन छूट रही है। श्रेया के चाचा चाची उसकी माँ के बगल में बैठे उन्हें बीच बीच में संतावना दे रहे हैं। वह उठकर नेताजी को भी संतावना दे आते हैं। अभिजीत ने एक नज़र सबके ऊपर डाली और फिर नेताजी के पास जाकर उन्हें नमस्ते किया। नेताजी उन्हें देखते ही बोल पड़े, आप अच्छी तरह जांच कीजिए और जल्दी से जल्दी उसे पकड़ लाइए जिसने मेरे बेटी की यह हालत की। मेरे बेटी की किसी से क्या दुश्मनी थी जो उस पर फायरिंग कर उसे मारने की कोशिश की? अभिजीत, हाँ सर, हम जल्दी ही उसे पकड़कर उसे आपके सामने हाजिर करेंगे। अभी कैसी तबीयत है मैडम की? नेताजी, अभी इलाज चल रहा है, गोली निकाली जा रही है, अभी कुछ बताया नहीं है डॉक्टर ने। अभिजीत, आप चिंता नहीं करें सर, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, श्रेया जी को बचा लेंगे। नेताजी, मुझे तो ये विरोधी दल का कियाधारा लग रहा है, वे अब इस नीचता पर उतर आए हैं। मेरी बेटी का सांसद बनना उन्हें इतना बुरा लगा कि उसकी जान लेने की कोशिश की है। अभिजीत, सर अभी बिना सबूत के कहना कि ये विरोधी दल का काम है सही नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं करें कि देश में तनाव की स्थिति पैदा हो और हमारा समय उस ओर लगे और हम अपनी जांच सही से ना कर सकें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? नेताजी, आप सही कह रहे हैं, इसमें हमारा ही नुकसान है, लेकिन अगर ये उनका काम हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिजीत, जी सर, हम भी फिर कहाँ छोड़ने वाले हैं, वैसे भी मुजरिम कोई भी हो हम उसे पकड़कर सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। इतने में ऑपरेशन थिएटर का बल्ब बंद हो जाता है और सब गेट के पास आ जाते हैं। सबकी सांसें थमी हुई हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आप खतरे से बाहर हैं श्रेया जी, होश में आते ही आप मिल सकते हैं। रुक्मणी देवी, दूर से ही देख लूं अपने बेटा को? डॉक्टर, जी हाँ, कहकर साइड हो जाते हैं। वह रुक्मणी देवी अंदर जाकर श्रेया के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरती हैं और अपने पल्लू से आंसू पोंछती हुई बाहर आ जाती हैं। डॉक्टर चले जाते हैं और अभिजीत बाहर आकर मीडिया को बताता है कि श्रेया अब खतरे से बाहर है।
फिर डॉक्टर के पास जाकर श्रेया के बयान लेने की परमिशन लेते हैं। वह फिर आकर नेताजी से कहते हैं, सर, श्रेया जी के होश में आते ही केवल आप दोनों मिलने जाएंगे। उसके बाद हम बयान लेंगे, फिर बाकी सब मिल सकते हैं। नेताजी ने अपनी छोटी बेटी की ओर इशारा कर कहा, ये नहीं मानेगी, बहुत प्यार करती है अपनी दीदी से, सुबह से उठते ही लेती है। आज बिना लिए इतनी देर चला ली, यदि रोका इसे तो बिना पिए ही चढ़ जाएगी और बवाल मचा देगी। अभिजीत, तो इन्हें भी ले जाइए, पर ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। नेताजी, ठीक है। नेताजी से बात कर अभिजीत इंस्पेक्टर को सारे सवाल बता श्रेया का बयान लेने के लिए कहकर चले जाते हैं। सृष्टि को किसी का कॉल आता है, जिसे रिसीव कर वह कहती है, सृष्टि, जान, मेरी जान वापस आ गई, तुम जल्दी से आ जाओ और एक बोतल ले आना, गला सूखा जा रहा है। उसकी बातें सुन नेताजी उसे आंखें दिखाते हैं तो वह अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। सृष्टि की पीने की आदत छुड़ाने की सबने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसकी आदी नहीं है, बल्कि उसे आदत बना लिया है। कहती है, उसके बिना मुझे सांस ही नहीं आती, मेरा दम घुटता है। बहुत से उपाय किए, बहुत डॉक्टर को दिखाया, समझाया, सबने बहुत, पर कोई असर नहीं हुआ। सबकी चाहिए सृष्टि को। तभी सृष्टि का बॉयफ्रेंड बिहान आ जाता है, जिसे देखती ही सृष्टि उसके पास दौड़कर जाती है और बोतल छीनकर जल्दी से पी लेती है, गटागट करके, क्योंकि उसे डर था कि पापा के पास बिहान पहुंचा तो पापा उससे बोतल छीन लेंगे और उसे न मिलेगी पीने। अपनी बेटी की ये हरकत देख नेताजी को गुस्सा आता है, पर उनके छोटा भाई उनके गुस्से को भांपकर उन्हें समझा देता है कि ये हॉस्पिटल है, घर जाकर बात करते हैं सृष्टि से। विहान नेताजी के दोस्त का बेटा था, सृष्टि के बचपन का दोस्त था। वह कभी भी ड्रिंक नहीं करता था। सृष्टि को बेहद प्यार करता था। नेताजी के पास जाकर बिहान बोला, अंकल, अगर मैं नहीं लाता तो मुझसे एक हफ्ते रूठी रहती, बात नहीं करती और आखिर उसे पी लेनी ही है, इसलिए ले आया, सॉरी। वैसे अब दी की हालत कैसी है, होश क्यों नहीं आया दी को अभी तक? बिहान की बातें सुन रुक्मणी देवी को थोड़ी चिंता होती है कि अभी तक श्रेया का होश क्यों नहीं आया। वह अपने पति से कहती हैं, अभी तक होश आ जाना चाहिए था। उनकी चिंता को समझकर श्रेया के चाचा, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, कहकर डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 5 लव स्टोरी मिलेंगी और साथ ही मिलेंगे बहुत सारे रोमांटिक व हॉरर सीन भी। तो कहानी पर बने रहिए और सोचिए कि युवा सांसद श्रेया पर हमला किसने किया होगा। कहानी कैसी लग रही है बताते रहें और अपना सपोर्ट देते रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।